Hello everyone, welcome to our channel Success Edutech. Today I am taking the third chapter point a new system is devised. So this point I am taking here. So listen carefully and pay attention. Now I am starting my session. By the early 19th century, many of the company officials were convinced यानी 19th सेंचुरी में जो कि अर्ली 19th सेंचुरी यानी 19th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई थी तो क्या हुआ द कंपनी ऑफिशियल्स वेर कन्विंस्ड कंपनी के जो अधिकारी थे वो कन्विंस होने लगे उन्हें यानी पता चलने लगा दैट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चेंज अगेन तो ये सिस्टम थी रेवेन्यू की वो चेंज होनी चाहिए हाउ कुड रेवेन्यूज बी फिक्स्ड परमानेंटली यानी जो रेवेन्यू था वो कैसे फिक्स रखना है उन पर उनका विचार विमर्श होने लगा एट द टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट्स एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड क्योंकि उन्हें बहुत ही पैसों की ज़रूरत थी क्योंकि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड था उस पर बहुत ही एक्सपेंसेस होने लगा था यानी खर्चा होने लगा तो उन्होंने क्या किया ये हम देख रहे हैं यहाँ पर और देखने लगे हैं इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी यानी बंगाल प्रेसिडेंसी का जो नॉर्थ वेस्ट भाग था तो क्या हुआ उसमें हम वो देखने वाले यानी मोस्ट ऑफ द एरिया इज़ नाउ इन उत्तर प्रदेश जो वो एरिया था अब वो कहाँ पर है तो उत्तर प्रदेश में है एन इंग्लिश मैन कॉल्ड हॉक मैकेंजी यहाँ का एक इंग्लिश मैन था जिसका नाम था हॉल्ट मैकेंजी तो ये ध्यान में रखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है हॉल्ट मैकेंजी कौन था ये इंग्लिश मैन था द न्यू सिस्टम विच केम इनटू इफेक्ट इन 1822 तो ये जो न्यू सिस्टम आने के बाद क्या होने लगा 1822 पर इफेक्ट होने लगा ये न्यू सिस्टम का 80 यानी जो ये नया डिवाइस लाया गया था मैकेंजी द्वारा उसका इफेक्ट 1822 में दिखाई देने लगा ही फेल्ट दैट द विलेज वाज एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड तो उन्हें ये कुछ पता चलने लगा कि ये जो रेवेन्यू के लिए हम विलेज बर्बाद कर रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए विलेजों में तो क्या किया उन्होंने नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड यानी उन्हें कुछ अच्छी तरीके से प्रिजर्व करना चाहिए ये ऐसी कल्पना उनके मन में आई इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज इंस्पायरिंग द लैंड इंस्पेक्टिंग द लैंड जो कलेक्टर्स थे वो लैंड की इंस्पेक्शन करने लगे यानी उनका निरीक्षण करने लगे कैसे लैंड है क्या कर सकते हैं उसमें मेजरिंग द फील्ड्स एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स और उनके जो रिकॉर्ड्स वगैरह वो रखने लगे उनके उसके लिए ग्रुप्स उन्होंने तैयार किए और वो सब कुछ ये काम करने लगे द एस्टिमेटेड रेवेन्यू of each plot within a village was added up the calculated revenue that each village और ये जो रेवेन्यू मिल रहा था वो सब कुछ कलेक्ट करने लगे हैड टू पे दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली और ये जो डिमांड थी वो रिवाइज्ड हो गई थी नॉट परमानेंटली फिक्स्ड वो परमानेंटली फिक्स नहीं थी वो रिवाइज होने लगी थी द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग टू कंपनी वो जो चार्ज था वो कैसा था वॉज गिवन इन द विलेज हेडमैन वो सब कुछ कहाँ पर दिया जाता था विलेज में एक हेडमैन रखा गया था यानी प्रमुख रादर दैन द जमींदार या उस प्रमुख के हाथ में या जमींदार प्रमुख यानी मुखिया या ज़मींदार के हाथ में वो सब कुछ यानी जमा करने का अधिकार दिया गया दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द महलवारी सेटलमेंट और इसी को हम महलवारी पद्धति कहते हैं। यह हमने
महलवारी पद्धति देखी, वो क्या किस प्रदेश में शुरू की गई, ये हमने देखा है। कहाँ पर की पहले शुरू, तो बंगाल के प्रेसिडेंसी में ये शुरू की गई। तो हम आगे देखने वाले हैं द मुनरो सिस्टम। मुनरो सिस्टम क्या है ये हम देखेंगे। मुनरो एक अंग्रेज़ी अधिकारी था, उसका सिस्टम क्या है अब हम इस पॉइंट में देखेंगे। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज यानी ब्रिटिशों की जो टेरिटरी थी इन द साउथ में, देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट की वो उनकी एक आइडिया थी। तो उन्होंने क्या किया, द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइस्ड केम टू द नोन एज द रैयतवारी। यानी एक परमानेंट सेटलमेंट करने के लिए उन्होंने एक रैयतवारी पद्धति का आरंभ किया। तो क्या था ये रैयतवारी पद्धति का प्रयोग, ये हम यहाँ पर देखेंगे। इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इन सम ऑफ द एरियाज that were taken over by the company after wars with the टीपू सुल्तान। ये टीपू सुल्तान के मारे जाने के बाद, यानी टीपू सुल्तान के साथ युद्ध करने के बाद ये जो पद्धति थी वो अस्तित्व में आई। तो कैप्टन अलेक्जेंडर, कौन थे वो, अलेक्जेंडर, रीड इन सम ऑफ द एरियाज, उन्होंने सब कुछ एरिया रीड किया यानी देखा पढ़ा क्या क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर। उन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ा और उसके बाद ही उन्होंने कुछ निर्णय लिया। सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय द थॉमस मुनरो। और ये सब कुछ डेवलप किसने किया, रैयतवारी पद्धति जो थी वो किसने डेवलप की, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा परीक्षा में, तो ये ध्यान में रखिए कि सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो। दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। और ये जो पद्धति थी वो साउथ इंडिया में एक्सटेंडेड हुई। तो पहले हमने देखी महलवारी पद्धति और अब हम देख रहे हैं रैयतवारी पद्धति। रैयतवारी पद्धति जो थी वो कहाँ पर एक्सटेंडेड हुई, साउथ इंडिया में, और महलवारी बंगाल के प्रदेश में। तो अब आगे देखिए, रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वेयर नो ट्रेडिशनल जमींदार। उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई भी ट्रेडिशनल ज़मींदार नहीं। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स। और ये जो उन्होंने सेटलमेंट किससे किया, कल्टिवेटर, यानी जो वो ज़मीन उपजाता है उसमें कुछ अपने कष्ट, अपना जो श्रम है उसमें देता है, यानी ज़मीन का जो मजदूर है उसके साथ उन्होंने क्या किया, अपना संबंध बनाया रखा, यानी कनेक्शन रखा उनसे। यानी उसे हम किसान भी कह सकते हैं, किसान या मजदूर यानी कोई ज़मीन कसने के लिए लेता है कुछ एग्रीमेंट द्वारा, तो उनके साथ उन्होंने क्या किया, कनेक्शन रखा। देयर फील्ड्स हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड। मुनरो, तो उन्होंने क्या किया, एक असेसमेंट किया उनके साथ। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश should act as parental father figures protecting the rights under their charge। यानी उन्हें ये इस एक्ट के बतौर अपने अंडर कंट्रोल करना था सब कुछ, और ये उनके दृष्टिकोण से एक अच्छा खासा प्रयोग था उनका। तो हम आगे देखेंगे, ऑल वॉज नॉट वेल। मगर इससे क्या हुआ, सब कुछ तो वेल नहीं हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ। तो क्या हुआ, विदिन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम वेयर इम्पोज्ड, कुछ ही सालों के बाद तो एक नई पद्धति अस्तित्व में आई। इट वॉज क्लियर दैट ऑल वॉज नॉट वेल विद दैम। तो सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, ये उनको पता चला। ड्रिवन बाय द डिजायर इन इंक्रीज द इनकम फ्रॉम द रेवेन्यू, ऑफिशियल फिक्स्ड द हाई रेवेन्यू डिमांड। तो ये जो डिज़ायर बढ़ने लगी ना उनकी, और जो ब्रिटिश थे उनके जो अधिकारी थे उनकी भी डिमांड बढ़ने लगी। ऑफिशियल रेवेन्यू यानी वो अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जमा करने में जुट गए।
पीजेंट्स वेयर अनेबल टू पे, और ये जो किसान थे वो अनेबल थे, वो नहीं पे कर सकते थे। रयत फील्ड द कंट्री साइड, और ये रैयत थी यानी गरीब मजदूर, उसे प्रजा भी कहते हैं। एंड विलेज बिकम डेजर्टेड इन मेनी रीजन्स, और विलेज जो थे वो बर्बाद हो गए। ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स हैड इमेजिन्ड दैट द न्यू सिस्टम वुड ट्रांसफॉर्म द पीजेंट्स इनटू रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स, बट दिस डिड नॉट हैपन। मगर उन्हें कुछ चाहिए था, वो तो कंपनी हासिल कर चुकी थी, मगर इससे विलेज बर्बाद होने लगे और जो किसान थे वो गरीब होने लगे। इससे उनकी ये जो पॉलिसी थी वो अच्छी तरीके से यहाँ पर रंग नहीं लाई। तो क्या हुआ, ऑल वॉज नॉट वेल। ये हमने इस पॉइंट में हम ये समझ चुके थे कि ब्रिटिश जो कर रहे थे वो अच्छा नहीं कर रहे थे। तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये सेशन यानी आज का जो पीरियड है ये ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।